अब हम बात करेंगे यहां पर इंडस वैली सिविलाइजेशन के आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस की। आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस यानी कि जो पुरातात्विक सामग्री हमें प्राप्त हुई है, क्या एविडेंसेस हैं जिनके आधार पर ऐसा माना जाता है कि वहां पर जो भी चीजें हम लोग कहते हैं, जानते हैं, क्योंकि कोई इसका रिटर्न एविडेंस तो है नहीं, तो हम लोग सिर्फ, हमने पहले ही आपको बताया है कि ये सिविलाइजेशन है टोटली बेस्ड ऑन एविडेंसेस, यानी कि ये पूरी तरीके से साक्ष्यों के ऊपर आधारित है। यहां तक बात सारे लोगों को क्लियर है। अब कहां से क्या क्या प्राप्त हुआ है, ये एग्जामिनेशन में बहुत पूछा जाता है। उसमें से हम बिल्कुल जो आपके इंपॉर्टेंट आपके प्लेसेस हैं वहां पर हम लोग देखेंगे कि कौन कौन सी चीजें वहां से मिली हुई हैं। सारे तो बहुत सारे प्लेसेस हैं, मैंने आपको बताया है कि नियर अबाउट 1500 प्लेसेस इसके डिस्कवर किए जा चुके हैं, 1500, जिसमें से हमने आपको बताया था कि 925 प्लेस भारत में हैं, यानी कि 925 स्थल इसके भारत में स्थित हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के। एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। हम यहां पर कुछ ऐसे स्थलों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे और क्या क्या वहां से प्रमाण मिले हैं उनके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहला हम स्थल देख लेते हैं हड़प्पा। देखिए हड़प्पा के बारे में हम देख लेते हैं कि हड़प्पा से क्या क्या प्राप्त हुआ है। ध्यान देंगे सारे लोग। देखिए कब्रिस्तान, ये एक ग्रेवयार्ड का एविडेंस मिला हुआ है। इस ग्रेवयार्ड का नाम रखा गया है R37। अब इसका कारण क्या है आखिरकार कि इसका नाम R37 क्यों रखा गया है? हम यहां पर एक बात सारे लोगों को क्लियर कर दें कि यहां पर 57, जी हां 57 जो हैं वो कब्रें मिली हुई हैं। याद रखिए 57 कब्रें वहां पर मिली हुई हैं। उनमें से जो 37 कब्रें हैं, इन 37 कब्रों में क्या मिला हुआ है? सब मिले हुए हैं। इसीलिए यानी कि डेड बॉडीज जो हैं वो 37 कब्रों में मिली हुई हैं। टोटल कब्रों की संख्या कितनी है? 57। तो इसीलिए इसका नाम क्या रख दिया गया? R37। तो ये बात क्लियर हो गई। अगर कभी भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि हड़प्पा नामक स्थल से जो कब्रिस्तान मिला हुआ है उसका नाम क्या है, तो R37 नाम आप बताएंगे। अगर पूछ दिया जाए कभी कभार किसी भी एग्जाम में, PSC लेवल के एग्जाम में, कि भाई इसका नाम R37 क्यों है, तो आप इजी वे में बता देंगे कि उसका नाम इसलिए R37 है क्योंकि वहां पर लगभग 57 कब्रें मिली थी, जिनमें से 33 में सब रखा हुआ है, इसीलिए इसको R37 के नाम से जानते हैं। यह क्लियर हो गया। दूसरा पॉइंट यह कहता है, ध्यान देंगे कि यहां पर बात हो रही है गार्नरीज की, यानी कि अन्नागार या धान्यगार, दोनों बात है। अन्नागार भी कहते हैं और धान्यगार भी इनको कहते हैं। अन्नागार बेसिकली यहां से जो मिले हुए हैं वो माना जाता है कि 6-6 की पंक्तियों में, याद रखिए जो 6-6 की पंक्तियों में हमको 12 अन्नागार प्राप्त हुए हैं, यानी कि 6 एक साइड में और 6 एक साइड में, टोटल कितने अन्नागार हो गए आपके? 12 अन्नागार यहां से प्राप्त हुए हैं। 6-6 की रो, 6-6 की पंक्तियों में यहां से अन्नागार प्राप्त हुए हैं। यहां तक बात सारे लोगों को क्लियर हो जानी चाहिए, ठीक है। अब हम अगला यहां से देखते हैं कि और क्या क्या यहां से मिला हुआ है। तो देखते हैं कॉपर मेड मिरर। कॉपर मेड मिरर के मतलब यह है कि यहां से तांबा निर्मित दर्पण मिला हुआ है। और एक बात और यहां से हमको प्राप्त होती है कि यहां से एक श्रृंगारदान, जिसको हम लोग वैनिटी बॉक्स कहते हैं या श्रृंगारदान कहते हैं, आखिरकार एक बात निकल के आती है यहां से कि क्या वहां की स्त्रियां, देखिए ध्यान दीजिएगा इस बात को, यहां की स्त्रियां साज सज्जा पर, ये साज सज्जा पर ध्यान देती थी, तो बिल्कुल विशेष ध्यान देती थी। और इसका इंडिकेशन क्या है कि यहां से हमको एक मिला हुआ है, क्या यहां से मिला हुआ है वैनिटी बॉक्स, यानी कि श्रृंगारदान। ये बात क्लियर हो गई। तो ये तो एक हड़प्पा के एविडेंसेस की बात हो गई। हड़प्पा को अगर पूछ दिया जाए तो मैं पहले ही लोकेशन डिस्कस कर चुका हूं। रिवर कभी पूछा जाए तो आप कहेंगे रावी नदी के तट पर हड़प्पा स्थित था। अगर कभी थोड़ा सा और डेप्थ में पूछ लिया कि रावी के बाएं था या दाएं था, तो सीधा सा है रावी। जब हम लिखते हैं रावी तो देखिए VI आया, तो VI से आप क्या लगाएंगे? बायां, यानी कि बाएं तट पर यह स्थित था। ये तो बात हो गई हड़प्पा के आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस की। अब हम देखते हैं इसका नेक्स्ट प्लेस है मोहनजोदारो। अब मोहनजोदारो के बारे में अगर हम बात करते हैं तो मोहनजोदारो क्या है, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि ये मोहनजोदारो को कहा जाता है मृतकों का टीला। समझेंगे? मृतकों का टीला
इंग्लिश में जिसको हम कह सकते हैं टॉम्ब ऑफ घोस्ट, टॉम्ब ऑफ घोस्ट भी कहा जाता है। अब टॉम्ब ऑफ घोस्ट क्यों कहा जाता है, इसका कारण क्या है समझ लीजिए। यहां से हमको कंकाल माना गया है, 42 कंकाल प्राप्त हुए हैं। जी हां, 42 कंकाल प्राप्त हुए हैं, तो इसीलिए इसको कहा जाता है मृतकों का टीला। समझ लीजिएगा, मृतकों का टीला कहे जाने का सबसे बड़ा कारण क्या है कि यहां पर हमको 42 कंकाल संख्या में प्राप्त हुए हैं, तो इसीलिए इनको हम लोग मृतकों का टीला के नाम से जानते हैं इस स्थल को। ये तो बात हो गई मोहनजोदाड़ो को क्यों कहा जाता है मृतकों का टीला। दूसरा, इसका सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट जो कि हमने पहले भी डिस्कस किया है आप लोगों के साथ, अगर पूछा जाए लार्जेस्ट, ध्यान देंगे, लार्जेस्ट प्लेस, यानी कि लार्जेस्ट प्लेस की बात हुई है। लार्जेस्ट प्लेस अकॉर्डिंग टू एरिया, एरिया की बात हो रही है। एरिया के मतलब है क्षेत्रफल, यानी कि क्षेत्रफल के अनुसार हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा है, तो सीधे आंसर आएगा मोहनजोदाड़ो। ये बात क्लियर। लेकिन थोड़ा सा अगर पेपर सेटर क्वेश्चन घुमाए, वो अगर कहे भारत में हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा क्षेत्रफल के अनुसार स्थित स्थल कौन सा है, तब आपका आंसर आएगा राखीगढ़ी। क्लियर यहां तक बात सारे लोगों को। अब हम यहां पर देखते हैं एक और एविडेंस, और वो आपका एविडेंस ये कहता है कि हड़प्पा सभ्यता में जो मोहनजोदाड़ो स्थल है, वहां से एक हमको ब्रॉन्ज डांसर स्टैचू, यानी कि एक कांसे की नर्तकी की मूर्ति, याद रखिए, एक कांसे की नर्तकी की मूर्ति भी प्राप्त हुई है, जो कि आपका एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकता है। और कई बार पूछा भी गया है कि कांसे की नर्तकी की मूर्ति कहां से प्राप्त हुई है, तो सीधा सा आपका आंसर क्या हो जाएगा, मोहनजोदाड़ो से। अब इस मोहनजोदाड़ो का जो नेक्स्ट एविडेंस है वो सबसे महत्वपूर्ण है, जिसको कि कहा गया है आश्चर्यजनक निर्माण। समझ लीजिए, ध्यान देंगे इधर, आश्चर्यजनक निर्माण। ठीक है भाई, आश्चर्यजनक निर्माण किसने कहा है, तो आप सीधा सा आंसर क्या कहेंगे, जॉन मार्शल। जॉन मार्शल ने कहा है कि एक अद्भुत है। क्यों अद्भुत है, एक ऐसा ग्रेट बाथ बनाया गया है, जिस ग्रेट बाथ को हम लोग मानते हैं एक वाटर वर्शिप का एविडेंस, जल पूजा के जो साक्ष्य हैं वो हमको यहां से प्राप्त होते हैं। तो विशाल स्नानागार के बारे में अगर कभी भी आपसे पूछा जाए तो आप निश्चित रूप से बताएंगे कहां पर प्राप्त हुआ है, ये मोहनजोदाड़ो से प्राप्त हुआ है। अब विशाल स्नानागार के बारे में एक और पॉइंट हम डिटेल में जान लेते हैं। अगर कभी इसका लंबाई, चौड़ाई और गहराई की बात करें तो याद रखिएगा 11.88 इसकी लंबाई है। याद रखिए, ये 11.88 क्या मीटर की बात हो रही है, यहां पर सेंटीमीटर की बात नहीं होगी, क्योंकि एक बिल्डिंग की बात हो रही है। ये 11.88 मीटर, ये इसकी लंबाई की बात है। अगर चौड़ाई की बात करेंगे तो 7.01 मीटर इसकी चौड़ाई है। अगर गहराई की बात करेंगे तो 2.43 मीटर इसकी गहराई है, यानी कि एक बहुत ही विशाल एक स्थल था। इसको बहुत ही ग्रेट बाथ, इसीलिए बृहत स्नानागार के नाम से जाना जाता है। अब यहां पर एक और हम चीज देखते हैं, ग्रेट गार्नरी, यानी कि यहां पर भी एक अन्नागार की प्राप्ति हमको हुई है। अभी आपने देखा था हड़प्पा से 6-6 की पंक्तियों में हमको अन्नागार मिले हैं, लेकिन यहां से भी एक विशाल अन्नागार की प्राप्ति हमको होती है। अन्नागार का मतलब यह है कि जहां पर कोई भी अनाज स्टोर करके रखा जाता है, तो यह भी कह सकते हैं कि एक ट्रेड का एविडेंस है कि आखिरकार अन्नागार क्यों बनाए गए। या तो अन्नागार आपातकालीन स्थितियों के लिए बने होंगे कि जब अनाज में कोई समस्या आएगी, चाहे सूखा आ जाए चाहे बाढ़ आ जाए, तब उस समय होगा। या तो कहीं ना कहीं वो ट्रेड सिस्टम आखिरकार स्टोरेज किया गया है, स्टोरेज करने के बाद में उसको कहीं ना कहीं आयात निर्यात के सिलसिले में अन्नागार का भी निर्माण किया जा सकता है। तो दो चीजों को अन्नागार इंडिकेट करता है। एक तो जब इमरजेंसी के लिए हमारे पास होना चाहिए, क्या होना चाहिए, अनाज होना चाहिए, या तो वो ट्रेड सिस्टम को यानी कि व्यापार व्यवस्था को अंकित करता है, यानी कि इंडिकेट करता है। अब हम अपने नेक्स्ट प्लेस के एविडेंसेस के बारे में बात करते हैं, और नेक्स्ट प्लेस का एविडेंस है, हमारा जो प्लेस है वो है कालीबंगन। कालीबंगन बहुत महत्वपूर्ण है, सारे लोग जानते हैं।
कि अभी हम डिस्कस भी किया था आप लोगों के साथ, राजस्थान में स्थित है। कहां पर स्थित है? राजस्थान में स्थित है। अब राजस्थान में अगर ये स्थित है तो इसकी विशेषता क्या है, इसका अर्थ क्या है? तो इसको हम लोग ब्लैक बेंगल्स या काले रंग की चूड़ियां कहते हैं। क्या कहते हैं? काले रंग की चूड़ियों के नाम से जाना जाता है इसको। सारे लोग ध्यान देंगे क्योंकि ये पूछा गया है। अभी हमने मोहनजोदड़ो के बारे में बताया था कि वहां पर उसको कहा गया है क्या? मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला, और यहां पर कालीबंगा को क्या कहा गया है? काले रंग की चूड़ियां। इसका अर्थ है यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट अगर हम बात करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट अगर बात करेंगे तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? कल्टीवेटेड लैंड, यानी कि जुते हुए खेत के साक्ष्य लिखा हुआ है। जुते हुए खेत के साक्ष्य यहां पर प्राप्त हुए हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण आपका क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है और पूछा भी आगे जा सकता है। तो यह बात क्लियर है, अगर कभी पूछा जाए जुते हुए खेत के साक्ष्य तो आंसर क्या होगा? कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। अब अगर पूछा जाए अग्निवेदिकाएं, जी हां, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अग्निवेदिकाओं के बारे में जानकारी हमको कहां से मिलती है? तब भी आपका आंसर क्या हो जाएगा? कालीबंगा ही होगा। नेक्स्ट है इसका एविडेंस कॉपर ऑक्स। कॉपर ऑक्स के मतलब तांबे का बना हुआ बैल। ये तांबे का बना हुआ बैल भी हमको कहां से प्राप्त हुआ है? ये भी कालीबंगा से ही हमको प्राप्ति इसकी हुई है। अगर कभी पूछा जाए एंशिएंट एविडेंस ऑफ अर्थक्वेक, यानी कि भूकंप के हमको प्राचीनतम साक्ष्य कहां से मिलते हैं? तो बिल्कुल ये भी आपको यहीं से प्राप्त होते हैं, यानी कि भूकंप का जो साक्ष्य है वो भी आपको कालीबंगा से ही प्राप्त होता है। अब एक यहां पर देखिए, ऊंट की हड्डियां, कैमल्स की जो बोन है, यानी कि उनकी जो हड्डियां हैं, वो भी हमको कहां से मिली हुई हैं? ये भी कालीबंगा से मिली हुई हैं। जो अभी तक क्वेश्चन थोड़ा सा स्टैंडर्ड एग्जाम में पूछा गया है, जैसे हम अगर बात करें यूपीएससी की बात करें या किसी भी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की बात करें, तो वहां पर ऐसे डेप्थ क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो याद रखिएगा, ऊंट की अगर हड्डियों की बात की जाएगी तो बिल्कुल उसका आंसर क्या होगा? कालीबंगा। अब यहां पर एक और हम देख लेते हैं कि इस सभ्यता का एक ऐसा शहर है जो कि निचले शहर में, यानी कि कम सुरक्षा वाला शहर भी इसको कहा जाता है। तो ये आपके कालीबंगा शहर के एविडेंसेस रहे। ये तो बात हो गई कालीबंगा की। अब हम जल्दी से अपने नेक्स्ट देखते हैं प्लेस क्या है, और नेक्स्ट प्लेस है हमारा जो लोथल। लोथल बहुत महत्वपूर्ण प्लेस है, सारे लोग जानते हैं। लोथल के बारे में अगर बात करें तो ये गुजरात का प्लेस है। किसका प्लेस है? गुजरात का प्लेस है। ध्यान देंगे, गुजरात का ये प्लेस है। अब गुजरात का ये प्लेस है लोथल, ये क्यों महत्वपूर्ण है गुजरात का प्लेस? क्योंकि अगर कभी भी आपसे पूछा जाएगा कि इसकी महत्ता क्या है तो हम बता सकते हैं, क्योंकि पोर्ट, पोर्ट के मतलब क्या हो गया? बंदरगाह। समझेंगे, बंदरगाह नगर है। और जब बंदरगाह नगर है तो सीधा सा एक प्रश्न उठेगा, या तो इंडस वैली सिविलाइजेशन का रॉ मटेरियल या रेडीमेड मटेरियल इंटरनेशनल मार्केट में जाता होगा, या इंटरनेशनल मार्केट का रॉ मटेरियल या रेडीमेड मटेरियल इंडस वैली सिविलाइजेशन में आता होगा। सीधा सा एक हमको निकल के आ रहा है, एक फैक्ट निकल के आ रहा है कि ट्रेड भी होता होगा अगर बंदरगाह है। बंदरगाह के मतलब समझते हैं ना, डॉक यार्ड। डॉक यार्ड है, गोंदीवाड़ा है। हम लिखे दे रहे हैं, कंफ्यूज नहीं होना है। गोंदीवाड़ा याद रखिए, गोंदीवाड़ा, हिंदी वाले याद रखेंगे गोंदीवाड़ा। और अगर हम ऐसे बात करेंगे तो कहेंगे डॉक यार्ड। ये ध्यान देंगे, डॉक यार्ड यानी कि गोंदीवाड़ा के एविडेंसेस यहां पर मिले हैं, जो बिल्कुल सूचक है किसका? व्यापार का, और अंतरराष्ट्रीय व्यापार का ये सूचक हो सकता है। क्योंकि मैंने पहले ही आपसे बता दिया, टोटली बेस्ड ऑन एविडेंसेस, यानी कि हम जो भी जानकारी का स्रोत है वो पूरा का पूरा उसके साक्ष्यों के ऊपर ही आधारित है, पूरी सभ्यता साक्ष्यों के ऊपर आधारित है। अब इसके अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं एविडेंस की, तो देखिए आप देख सकते हैं यहां पर कि यहां पर युग्मित समाधान। युग्मित समाधान के मतलब समझते हैं ना, कि जब भी कोई दफनाया गया तो उसमें पेयर में दफनाने की एक वहां पर हमको जानकारी मिलती है, एक साक्ष्य मिलता है। और यह हमको मिलता है कि एक कब्र में एक महिला और एक पुरुष एक साथ समाधि या एक साथ दफनाए जाने के हमारे पास प्रमाण मिलते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि आखिरकार कई सारे लोगों ने विवाद उठाया और कहा कि ये जो है ये सती प्रथा की याद दिलाता है। समझ रहे हैं ना ये बात?
तो सती प्रथा तो बहुत बाद मॉडर्न इंडिया में ये सती प्रथा हमको कुरीति के रूप में देखने को मिलती है, लेकिन यहां पर भी कुछ लोगों का कहना है कि अगर एक पुरुष के साथ में एक स्त्री को दफन करने के प्रमाण हैं तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं ये सती प्रथा का भी इंडिकेशन हो सकता है। बट इससे मोस्टली लोग सहमत नहीं हुए, तो इसको बहुत ही अच्छी तरीके से स्वीकार नहीं किया गया। इसके अलावा इसका एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अगर पूछा जाए एविडेंसेस ऑफ राइस यानी कि चावल के प्रमाण कहां से प्राप्त होते हैं, तो निश्चित रूप से आपका आंसर क्या होना चाहिए, लोथल। तो ये लोथल के कुछ पॉइंट हो गए, उंगलियों पे याद रखेंगे बिल्कुल। लोथल के जो डॉकयार्ड है बहुत पूछा गया है, एविडेंसेस ऑफ राइस हैं बहुत पूछे गए हैं, लेकिन ये थोड़ा सा एक स्त्री क्वेश्चन हो गया जो कि आपके पीएससी लेवल एग्जाम में भी पूछा जा सकता है कि युगमित समाधान के साक्ष्य, एक पुरुष के साथ एक महिला को दफन करने के साक्ष्य कहां से प्राप्त होते हैं, तो बिल्कुल आंसर आपका क्या होगा, लोथल। अब हम अपने नेक्स्ट प्लेस की तरफ बढ़ते हैं और नया देखते हैं कि वहां से क्या क्या एविडेंसेस मिले हैं। तो बिल्कुल जो नया प्लेस है वो है आपका सुरकोटदा। सुरकोटदा की अगर लोकेशन की बात करेंगे तो सारे लोग समझेंगे इसका लोकेशन है एग्जैक्ट गुजरात। कहां पर यह स्थल है, गुजरात में यह स्थल स्थित था। अब गुजरात में हमने आपको एक टेक्निक बताई थी, आप लोग याद रखेंगे कि एसडीडी मैं फिर से रिपीट के दे रहा हूं, एस फॉर सुरकोटड़ा, डी फॉर देसलपुर एंड डी फॉर धौलावीरा। ये तीनों स्थल कच्छ के रण के स्थल हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें लोथल, रंगपुर, प्रभास पाटन, ये सब के सब काठियावाड़ क्षेत्र के स्थल हैं, याद रखिएगा। जिसको कुछ लोगों ने खंपात की खाड़ी का भी स्थल कहा है, लेकिन एग्जैक्ट अगर बात करेंगे तो ये काठियावाड़ क्षेत्र के स्थल माने जाते हैं, लेकिन एसडीडी वाले ये कच्छ के रण के क्षेत्र के स्थल माने जाते हैं। ठीक, तो यहां पर सुरकोतड़ा से हमको क्या मिला हुआ है, घोड़े की हड्डियां। अब घोड़े की हड्डियां, कुछ लोगों ने घोड़े की हड्डियां बताई हैं, कुछ लोगों ने कहा है कि घोड़े का जबड़ा मिला हुआ है। जबड़ा का मतलब होता है जा, यानी कि हॉर्स जा भी वहां से प्राप्त हुआ है, कुछ लोगों का मानना है। बट जबड़े में भी हड्डियां होती हैं, तो कुछ लोगों ने कहा कि ये हड्डियां ही प्रमाणित साक्ष्य के रूप में माना जाता है। ठीक है भाई, अब हम अगले प्लेस की तरफ बढ़ते हैं और अगला हमारा प्लेस है चनूदड़ो। चनूदड़ो आप लोग देख सकते हो। अगर चनूदड़ो की स्थिति की बात करें तो ये सिंध में है, याद रखिएगा। चनूदड़ो कहां पर है, आपका सिंध में है। और चनूदड़ो से एक बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट्री मिलती है, उस फैक्ट्री का नाम है बीड फैक्ट्री। बीड्स मतलब समझते हैं ना, मनके। मनके का मतलब होता है मोती। कोई माला बनाई गई या कोई चीज बनाया गया तो उसमें उन मोतियों का, उन मनकों का प्रयोग किया गया। तो ये बीड फैक्ट्री कहां से प्राप्त होती है, हमको ये चनूदड़ो से प्राप्त होती है। फिर देखिए बात हो चुकी है कि जब वैनिटी बॉक्स मिला है तो वैनिटी बॉक्स में श्रृंगार का, महिलाओं के साज सज्जा का पूरा सामान भी होगा। तो उसमें एक सामान हमको यहां से प्राप्त होता है, एविडेंस ऑफ लिपस्टिक। याद रखिएगा, जो लिपस्टिक के साक्ष्य हैं वो हमको कहां से प्राप्त होते हैं, वो हमको चनूदड़ो से प्राप्त होते हैं। और चनूदड़ो के बारे में एक विशेषता और भी है कि ये इस हड़प्पा सभ्यता का एकमात्र ऐसा शहर है या नगर है जहां पर दुर्ग का अभाव है। याद रखिएगा, दुर्ग के मतलब समझते हैं, जिसको हम लोग कह सकते हैं लिखा हुआ सिटाडेल या फोर्ट भी कह सकते हैं, कि वहां पर कोई किलेबंदी की हमको जानकारी नहीं मिलती है। तो यहां पर गढ़ का या दुर्ग का अभाव हमको प्राप्त होता है। एक और इसका महत्वपूर्ण एविडेंस है जिसके ऊपर भी हम बिल्कुल प्रकाश डालेंगे कि यहां पर एक एविडेंस ऑफ कार्ट। कार्ट का मतलब क्या होता है, गाड़ी विद ड्राइवर, यानी कि एक चालक के साथ में हमको एक गाड़ी का एविडेंस। गाड़ी का एविडेंस का मतलब कहीं ना कहीं हमको कुछ ऐसी जानकारी मिली है, या हो सकता है टॉय फॉर्म में मिला हो, या हो सकता है इसके कुछ हमको साक्ष्य प्रमाण मिले हों। तो कहा जाता है कि यहां पर भी चालक सहित गाड़ी के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। अब हम अपने अगले प्लेस की तरफ चलते हैं कि इसका और अगला प्लेस क्या महत्वपूर्ण है, और अगला प्लेस है रोपण। समझिएगा, रोपण। रोपण भी एक महत्वपूर्ण स्थल है इस सभ्यता का। क्यों महत्वपूर्ण है, सबसे पहले तो इसकी लोकेशन अगर हम समझेंगे तो ये पंजाब लोकेशन है। अगर रिवर साइड समझेंगे तो ये सतलज रिवर के किनारे है, समझेंगे, सतलज नदी के किनारे है। अब यहां से अगर महत्वपूर्ण एविडेंस की बात करेंगे तो पत्थर से और मिट्टी से निर्मित भवन हमको यहां से प्राप्त हुए हैं, यानी कि बिल्डिंग्स मेड ऑफ स्टोन एंड सॉइल, यानी कि मिट्टी से निर्मित भवन और पत्थर से निर्मित भवन हमको
प्राप्त हुए। बाकी जगह पर हमने जो भी देखा वो आपके ईंटों से निर्मित भवन पर प्राप्त होते हैं। अगर कभी भी आपसे यह पूछा जाए कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो ईंटें प्रयोग हुई हैं उनका रेशियो कितना है, तो आप कहेंगे 1:2:4 कि हाँ, ये 1:2:4 का जो ये ब्रिक्स का कॉन्सेप्ट है जो वहां से हमको प्राप्त होता है। लेकिन यहां पर रोपण के बारे में बात करेंगे तो पत्थर और मिट्टी से निर्मित भवन प्राप्त होते हैं। एक और इसका बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, उसको हम लोग देख लेते हैं। वो महत्वपूर्ण पॉइंट क्या है कि डॉग के साथ में, यानी कि एक कुत्ते के साथ में एक मानव को दफन करने का समाधान का हमारे पास साक्ष्य मिला हुआ है। देखिए, युग्मित समाधान की अभी हमने बात की थी जो सती प्रथा की याद दिलाता है। यानी कि एक बार हमने देखा कि पुरुष के साथ महिला को दफन किया गया, और एक ये रोपण से एविडेंस हमको मिला हुआ है जिसमें एक व्यक्ति को एक कुत्ते के साथ दफन करने का हमारे पास एविडेंस हमको यहां से प्राप्त होता है। तो अब हम अपना अगला प्लेस देखते हैं, और अगला प्लेस आपको दिख रहा है ये बनावली। बनावली या बनवाली के नाम से भी जाना जाता है। इसका अगर हम लोकेशन की बात करते हैं तो ये राजस्थान का लोकेशन है। राजस्थान का नहीं कहेंगे बनावली, हरियाणा का लोकेशन है। किसका लोकेशन है ये? हरियाणा का। सॉरी, ये हरियाणा का लोकेशन है। और ये हरियाणा में अगर हम बात करेंगे तो हरियाणा के हिसार का लोकेशन है। अगर स्पेसिफिक प्लेस की बात कर देंगे तो ये हिसार जिले की बात है। बनावली नामक स्थल है वहां पर, हरियाणा का हिसार जिला। यहां से हमको क्या प्राप्त होता है? एक टॉय फॉर्म में एक फाल मतलब प्लग। प्लग मीन्स क्या हो गया? एक हल की आकृति हमको मिलती है खिलौने के रूप में। यह बनावली का एक बहुत महत्वपूर्ण एविडेंस है। और इसके बाद में लार्जेस्ट नंबर ऑफ पहले ग्रेन्स, यानी कि ग्रेन्स के बारे में हमको जौ के अनाज की सबसे बड़ी खेप के बारे में जो जानकारी, खेप का मतलब क्या होता है? एक बहुत बड़े अमाउंट में हमको वहां से अनाज मिला हुआ है। यह भी विशेषता आपकी बनावली की है। तो बनावली के याद रखिएगा, यह क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। टॉय फॉर्म, खिलौना गाड़ी, और लोकेशन कई बार पूछी गई है। तो लोकेशन मैंने लिख दी है, आप लोग इसको जरूर नोट डाउन कर सकते हैं। अब हम इसके नेक्स्ट प्लेस, यानी कि इसके मतलब हड़प्पा सभ्यता के, इंडस वैली सिविलाइजेशन के नेक्स्ट प्लेस की बात करते हैं और देखते हैं वहां से हमको क्या क्या एविडेंसेस प्राप्त हुए हैं। तो नेक्स्ट प्लेस है धौलावीरा। धौलावीरा की हम चर्चा कर चुके हैं, सारे लोग जानते हैं। इस धौलावीरा की अगर लोकेशन एग्जैक्ट बात करेंगे तो ये लोकेशन भी इसकी गुजरात है। अभी हमने SDD की बात की थी तो वहां पर एक डी के मतलब धौलावीरा है। अब इस साइट का महत्व क्यों है देख सकते हैं आप लोग। ये जो साइट है 3 भागों में विभाजित है, यानी कि ओनली वन साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन विच वाज डिवाइडेड इन 3 पार्ट्स। 3 पार्ट्स के मतलब क्या हो गया, यहां पर एक बार समझेंगे। देखिए, इस तरीके से कुछ संरचना है। ये पूर्वी टीला और पश्चिमी टीला की ये संरचना है। तो सारे के सारे नगर पूर्वी टीला और पश्चिमी टीला में विभाजित है, लेकिन एकमात्र धौलावीरा है जो बीच का भी हिस्सा है, यानी कि इसको मध्यमा कहा जाता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि ये जो है ये 3 भागों में विभाजित है। बाकी कोई भी नगर इस सभ्यता का 3 भागों में विभाजित नहीं है, जो कि इस हड़प्पा सभ्यता से एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकता है। अब यहां से नेक्स्ट एविडेंस हम देखते हैं कि यहां से एक बहुत बड़ा विशाल जलाशय की प्राप्ति हुई है। यह भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में बन सकता है। अब यहां पर इसका नेक्स्ट एविडेंस हम देखते हैं कि जो यूनिक वाटर सिस्टम है, यानी कि वाटर दोहन प्रणाली, दोहन के मतलब समझते हैं ना, यूटिलाइज करने का जो सिस्टम है, वो हमको यहां पर सबसे ज्यादा दिखता है। धौलावीरा में ही हमको दिखता है, बाकी किसी जगह में इतना यूटिलाइजेशन वाटर का सिस्टम हमको नहीं दिखता है। यानी कि कह सकते हैं हार्नेसिंग सिस्टम, यानी कि हार्नेसिंग सिस्टम का मतलब सीधा सा हो गया दोहन, यूटिलाइज करने का कॉन्सेप्ट वहां पर था। अब यहां पर एक और हमको दिखता है धौलावीरा से, वो है आपका क्रीड़ागार, स्टेडियम। याद रखिए, क्रीड़ागार यानी कि स्टेडियम का भी एविडेंस हमको इंडस वैली सिविलाइजेशन में कहां से मिलता है? वो भी आपका मिलता है धौलावीरा से। एक और पॉइंट हम यहां पर आपको बिल्कुल बताना चाहेंगे, और वो पॉइंट ये है, अगर कभी आपसे पूछा जाए साइन बोर्ड, बिल्कुल पूछा जाए एग्जाम में, साइन बोर्ड कहां से मिला है, तब भी आपका आंसर क्या होना चाहिए? धौलावीरा से साइन बोर्ड मिला हुआ है। साइन बोर्ड को हम लोग हिंदी में कहते हैं, हिंदी वाले ध्यान देंगे, नाम पट्टिका। याद रखिए, ये नाम पट्टिका की जो प्राप्ति है, एविडेंस है, वो भी कहां से मिला हुआ है? धौलावीरा से।
अब हम बात करेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन के एक और एविडेंस की, और वो एविडेंस हमने जितना कुछ पढ़ा सबका एक मेन सोर्स था हमारे पास। वो सोर्स क्या था? एविडेंस, साक्ष्य। सीधा सा भी आप लोगों ने देखा, तो हमने कुछ प्लेसेस आपके सामने रखे और उन प्लेसेस के बारे में हमने देखा कि भाई जहां जहां से जो कुछ पाया गया हमने उसके आधार पर अनुमान लगाया कि वहां वहां पर वैसा वैसा होता था। मोहनजोदाड़ो के बारे में बात की तो वहां पर एक हमको दिखा बहुत बड़ा विशाल स्नानागार, हमको राइस के एविडेंस की बात की तो लोथल दिखा। तो इसी तरीके से हमने एक अनुमान लगाया कि जो जो चीजें हमको जहां से मिली वो चीजें वहां पर कहीं ना कहीं उस रूप में होती होंगी। अगर हमको टॉय फॉर्म में एक बैलगाड़ी मिली तो हमने एक अंदाजा लगाया या अनुमान लगाया कि वहां पर बैलगाड़ी चलती होगी। तो बिल्कुल ये बात समझ लें कि दिस सिविलाइजेशन टोटली बेस्ड ऑन एविडेंसेस। बट एक और चीज आपके सामने है, स्क्रिप्ट ऑफ दिस सिविलाइजेशन। स्क्रिप्ट के मतलब होता है लिपि, और ये लिपि के मतलब यहां पर हम एक बात आपसे कहना चाहेंगे कि हमने आपसे बात की थी कि आद्य ऐतिहासिक सभ्यता, समझिए आद्य ऐतिहासिक सभ्यता की अगर बात करेंगे या आद्य सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन प्रोटो हिस्ट्री को बिलोंग करती है, सारे लोग समझते हैं, मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूं। ये एक आद्य ऐतिहासिक सभ्यता है। आद्य ऐतिहासिक सभ्यता की अगर बात करें तो ये रिटर्न पर भी है, एविडेंस पर भी है, जैसा कि हम लोग सारे लोग जानते हैं। तो ये जो रिटर्न है, लिखित साक्ष्य हैं, हमको ये लिखित साक्ष्य इसके प्राप्त नहीं होते हैं। ये बात समझ लेंगे, हमको इसके लिखित साक्ष्य नहीं प्राप्त होते हैं। अब लिखित साक्ष्य अगर हमको प्राप्त नहीं होते हैं तो ये जो लिपि है, ये लिपि है कैसी? ये आपकी पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट है। पिक्टोग्राफिक को मतलब कहते हैं लिखा हुआ हिंदी में भाव चित्रात्मक, यानी कि किसी भी चीज को जो बताया गया है वो चित्रों के माध्यम से बताया गया है, समझाने की कोशिश की गई है। और ये लिपि ऐसा माना जाता है 1923-24 तक पूरी तरीके से प्रकाश में आ गई थी। लेकिन इसका सबसे जो ओल्डेस्ट सैंपल है, सबसे पुराना नमूना है, वो पहले खोजा जा चुका था, उसके बारे में जानकारी प्राप्त की जा सकी थी और माना जाता है लगभग 1853 में इसका सबसे पुराना साक्ष्य हमको मिला था। लेकिन 1923-24 इसलिए महत्वपूर्ण डेट है क्योंकि पूरी लिपि इस समय तक हाईलाइटेड यानी कि प्रकाश में आ गई थी। अब अगर कभी आपसे पूछा जाए कि ये लिपि लिखी कैसी है, हम और आप सारे लोग जब हिंदी लैंग्वेज लिखते हैं या इंग्लिश लैंग्वेज लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं? हम लोग लेफ्ट टू राइट लिखते हैं, सारे लोग जानते हैं लेफ्ट टू राइट। लेकिन उर्दू एक ऐसी लैंग्वेज है जिसको कैसे लिखते हैं हम लोग? राइट टू लेफ्ट लिखते हैं। तो ठीक वैसे ही ये जो स्क्रिप्ट है रिटन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट साइड, यानी कि ये दाईं से बाईं ओर लिखी गई है। अब एक प्रश्न ये उठता है कि भाई ये दाईं से बाईं ओर कैसे पहचाना गया? जब ये एक पिक्टोग्राफिक है, चित्रों के माध्यम से, तो ऑब्वियसली कुछ चित्र बने होंगे, उन चित्रों के माध्यम से भाव को समझा गया होगा और पता लगाया होगा कि ये दाईं से बाईं ओर या राइट से लेफ्ट साइड की तरफ लिखी हुई है। तो ये अगर सभ्यता जो है वो इसकी जानकारी यानी कि इस पूरी सभ्यता की जानकारी हमको इससे मिल जाए, लेकिन ये अभी तक अपठनीय है, समझ लीजिए अनरीडेबल है। अभी तक ये लिपि पढ़ी नहीं गई है। जिस दिन ये लिपि पढ़ ली जाएगी उस दिन हो सकता है सिंधु सभ्यता का इतिहास बदल जाए। ध्यान देंगे, हो सकता है अगर ये लिपि पढ़ ली गई तो हो सकता है सिंधु सभ्यता का इतिहास बदल जाए और इसके सारे आंकड़े बदल सकते हैं। तो ये आज का हमारा सेशन रहा है, हम आप तो यहां पर विराम लेते हैं। ये हमारा पहला क्लास रहा आप लोगों के लिए इंडस वैली सिविलाइजेशन का। अब आप लोगों से हम मुलाकात करेंगे अपने अगले क्लास में। तब तक के लिए आप लोग सुरक्षित रहिए। धन्यवाद। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में।